हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप देख रहे होंगे आज हम लोग लखीमपुर में हैं और संयोगवश आज हमारे साथ सोशल साइंस के बहुत ही धुरंधर और बहुत अनुभवी अ, हमारे गुरुजी भी साथ में हैं, दिलीप सर। तो आज इस मौके पर हमने सोचा कि एक कंबाइंड वीडियो आपको ऐसी दी जाए जो आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह आपको आंसर्स फ्रेम करने हैं, उनसे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, कहाँ 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 गलतियां करते हैं। क्योंकि सर भी बोर्ड एग्जाम्स में कॉपी करेक्शंस में ड्यूटी लगती है, सीबीएसई में इनको बुलाया जाता है, जाते हैं कॉपीज चेक करते हैं और देखते हैं कि आखिर बच्चे क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो हम पूछेंगे सर से सबसे पहले कि आखिर बच्चों को आंसर फ्रेमिंग करते टाइम में, जैसे अगर हम शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं या लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, तो कैसे पॉइंट्स को ध्यान में रखें जिससे आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत अट्रैक्टिव बने कि एग्जामिनर उस पर मार्क्स देने को मजबूर हो जाए। दिलीप गुड सर। इवनिंग बेटा सभी सबको। और आज एक बहुत ही अच्छा संयोग हुआ कि सिद्धांत सर के साथ एक रात में एक होटल में रुकने का मौका मिला। और आप लोगों के लिए जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे आप लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा। तो एग्जामिनेशन आपके जैसा कि होने जा रहे हैं फरवरी में, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आप सबको। सबसे मेन चीज़ होता है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, सुबह उठ करके 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सके करें। और उसके बाद अपनी एक रूटीन पे वर्क करना शुरू करें। सब्जेक्ट सोशल साइंस में जितना आपने पढ़ा है अब तक, उसको फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुँचेंगे, तो वहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा, तो उसको लेकर के कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई परेशान होने पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले आप ऑप्शनल क्वेश्चन पे फ़ोकस करिए, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको आप मार्क कर लीजिए। उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको देख लीजिए और उसको श्योर कर लीजिए। उसके बाद में जो उसमें असर्शन रीज़न है, उसको बाकायदा एक-एक लाइन आप जो है वर्ड टू वर्ड पढ़ते जाइए उसको। समझ जाइए उसको, 1 बार 2 बार रिवीज़न करेंगे, 3 बार पढ़ लीजिए उसको, ताकि आपको क्लियर हो जाए, उसमें डाउट ना हो, ताकि उसी में बच्चे मिस्टेक करते हैं मोस्टली। और बाकी जो कोडिंग वाले होते हैं, उसको आप कर लेंगे, 1-2 कोड आप क्लियर करेंगे, सारे कोडिंग क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। जी, जैसे कि अभी 3 प्री बोर्ड एग्जाम हमारे यहाँ हो चुके हैं सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल में। जी, जी। और ज़्यादातर प्री बोर्ड्स में कॉपीज में हम देखते हैं कि जो बच्चे आंसर लिख रहे हैं, उन बच्चों में प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आती है। जैसा सर ने कहा कि आप जब आंसर लिख रहे होते हैं, आपने क्वेश्चन को देखा, मान लिया क्वेश्चन आपके सामने है, उस क्वेश्चन को आप एसएसटी के क्वेश्चंस देखिए कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, मान लिया उसने कॉम्पिटेंसी बेस हाई करके और फिर आपके सामने एक आंसर फ्रेम किया है, क्वेश्चन फ्रेम किया है, तो उस क्वेश्चन को समझ लेना उसका आधा आंसर है। अगर आपने उसको अच्छी तरह समझ लिया, पहले उसको आप 1 से 2 बार जरूर पढ़िए, जी, कम से बिल्कुल कम सर। 2 बार। 2 बार पढ़ने के बाद अपना एक माइंडसेट बनाइए कि आंसर मुझे किस पॉइंट्स पर फोकस करके लिखना है। तो आंसर्स को पॉइंट वाइज बाइफरकेट करिए। पॉइंट्स में उसे अगर आप तोड़ लेते हैं तो आंसर राइटिंग इजी हो जाती है और आपके पास एक अच्छा खासा मटेरियल हो जाता है कि आप उस आंसर को लिख लें। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं सर, उनके लिए कुछ अगर सुझाव देना चाहिए, जैसे वो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर को एक जैसा लिख देते हैं। एग्जामिनर फर्क नहीं दिखा पाता कि आखिर शॉर्ट और लॉन्ग एक ही जैसा क्यों दिख रहा है। शॉर्ट भी उतना ही बड़ा लिखा है, लॉन्ग भी उतना ही बड़ा लिखा है। तो जब मार्किंग कर रहे होंगे तो मार्किंग करते टाइम में एग्जामिनर फिर आपको मार्क्स पूरे नहीं दे पाएगा। क्योंकि अगर आप शॉर्ट लिख रहे हैं, मान लिया आप 5 to 6 लाइन में शॉर्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं और फिर लॉन्ग लिखते टाइम में भी आपने 5 to 6 लाइन लिख के उसको छोड़ दिया, तो क्या एग्जामिनर मार्क्स उतने ही देगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल सर, इस पे बताना चाहूँगा कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के होते हैं, उस पे ध्यान दीजिए कि 3 टू 4 पॉइंट्स, मैक्सिमम 4 पॉइंट्स, एटलीस्ट अगर हो सके तो 3 पॉइंट्स में ही आंसर आप अपना एक्सप्रेस कर दीजिए। और अगर 4 पॉइंट्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। कई बार होता है कि कुछ बच्चे 1 आध पॉइंट मिस्टेक कर देते हैं उसमें। तो जो एग्जामिनर होता है वो आपके फ़ेवर में ही उसको करता है कोशिश कि आपको मार्क्स दे दिए जाएँ उसपे। और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन्स होते हैं,
उसमें आपको ध्यान रखना है कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें थोड़ा-सा आंसर प्रॉपर होना चाहिए, लेंदी थोड़ा-सा हो जाता है वो। लेकिन एट लीस्ट कोशिश करिए कि पॉइंट्स वाइज़ ही आंसर मेंशन करिए और एनसीईआरटी की लाइनें अगर फ़ोकस कर पाइए, तो एनसीईआरटी की लाइनें पकड़िए। कि अगर एनसीईआरटी की लाइन अगर आप उसमें लिख देते हो, तो फिर आपके मार्क्स कोई काट नहीं सकता है। मतलब सर का कहना है कि आप अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन से खुद को बचाइए। इससे आपका समय भी बचेगा और आंसर भी इफेक्टिव होगा। कोशिश करिए, इसीलिए मैं पढ़ाते टाइम में भी बार-बार ये बताता रहता हूँ जी। कि जब भी आप आंसर्स लिख लिख रहे हो तो उसको प्रिपेयर करते टाइम में आप एनसीईआरटी को बेस लेकर चलिए। आप एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स पढ़िए, उन पैराग्राफ्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक ओवरव्यू हर एक कॉन्सेप्ट का मिल जाएगा। उस टाइम में आंसर लिखते टाइम में आपको अगर 1-2 लाइन 4 लाइन एनसीईआरटी से मिल जाता है, तो वो आपके आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव बना जी, देता जी, है। बिल्कुल। सर जैसे जो कॉम्पिटेंसी बेस का इस बार का आ रहा है पेपर, क्योंकि देखा गया है कि 60 टू 70% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहने वाले हैं जी, क्लास 10th के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कॉम्पिटेंसी बेस का लेवल इतना ज्यादा हाई किया गया है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को उनके आंसर लिखते टाइम में या उन्हें प्रिपेयर करते टाइम में बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से? उसमें ध्यान ये रखना चाहिए सर कि कॉम्पिटिटिव एमसी क्वेश्चंस पुराने भी आते रहे हैं, कोई उसमें नया पैटर्न नहीं किया गया है। बस कुछ चीज़ें की गई हैं कि उसको थोड़ा-सा और मॉडिफ़िकेशन उसमें किया गया है, बाकी पुराना पैटर्न ही है उसमें। बस ये है कि थोड़ा-सा क्वेश्चन को समझिए, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस उसको अपने सिनेरियो में, अपने आस-पास के एनवायरनमेंट से उसको रिलेटेड करके आपको आंसर एक्सप्रेस करना है। हाँ, जैसे मान लिया कि क्वेश्चन बनता है कि अज्यूम करिए कि एक पर्सन है ए, उसको उड़ीसा में स्टील फैक्ट्री लगाने के लिए सजेस्ट किया गया है, तो ऐसा क्यों किया गया है ना? तो अगर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है, तो जैसा सर ने कहा, आप ए खुद को ही मान लीजिए कि मैं ही ए हूं और मुझे ही उड़ीसा में फैक्ट्री लगानी है, स्टील प्लांट लगाना है। तो अगर मुझे ऐसा करना होगा तो मैं किन फैक्टर्स को ध्यान में रखूंगा, आखिर वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो मुझे इन्फ्लुएंस करेंगे वहां के लिए। अगर आप खुद को रखकर वहां पर सोचेंगे, आपके आंसर बहुत अच्छे बन जाएंगे। आपको बहुत सारी चीजें सोचने के लिए, लिखने के लिए मिल जाएंगी। जी, बिल्कुल। और जैसे सर बच्चे बहुत सारी गलतियां मैपिंग में करते हैं। मैपिंग में क्लास 10th को लेकर कौन से चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है बच्चों को? मैपिंग पे ध्यान ये देना है कि हिस्ट्री में 2 मार्क्स का आता है आपका, हिस्ट्री से और 3 मार्क्स ज्योग्राफी से आते हैं। जी। तो 2 मार्क्स में कुछ पॉइंट्स हैं, स्पेशल पार्टिकुलर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। एक प्लेन मैप ले लीजिए मार्केट से और पॉलिटिकल मैप लीजिए, कोई उसमें फिजिकल मैप रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉलिटिकल मैप लीजिए, पॉलिटिकल मैप में सारी बाउंड्रीज होती हैं स्टेट की, डिवाइडेड होती हैं, तो आपके लिए ईजी रहेगा। और उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कलकत्ता का सेशन हो गया, नाग मद्रास का सेशन हो गया, इसके अलावा दांडी हो गया प्लेस, जहाँ पे साल्ट मार्च, सॉरी दांडी मार्च जो है उसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और गांधी जी के जो अ, सत्याग्रह थे, इम्पोर्टेंट हैं वो भी, तो वो तीनों प्लेसेस आप जो है उस पे आइडेंटिफ़ाई कर लीजिए। ध्यान ये रखना है कि हिस्ट्री का जो मैप होता है उसमें आपको प्लेस को आइडेंटिफ़ाई करके उसको नाम लिखना होता है। जैसे सपोज़ दैट कलकत्ता सेशन पूछा है तो उसमें आपको कलकत्ता लिखना है, ना कि कोलकाता लिखना है। ध्यान रखिए कि वो हिस्ट्री का है और वो पास्ट में इवेंट हुआ था, इसलिए कलकत्ता उस समय नाम हुआ करता था। तो कलकत्ता आपको मेंशन करना है। ऐसे ही चेन्नई जो प्लेस है वहाँ पे मद्रास आपको मेंशन करना है। जी, जी, बिल्कुल। और अहमदाबाद सेशन हो गया, सत्याग्रह से रिलेटेड है, अहमदाबाद मिल वर्कर्स का हो गया, चंपारण सत्याग्रह है, तो वहाँ पे बिहार आपको नहीं लिखना है, चंपारण लिखना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये एग्ज़ामिनर मार्क्स दे देता है फिलहाल, हम्म, लेकिन कई बार कुछ एग्ज़ामिनर्स होते हैं उसको मार्क्स नहीं देते हैं नहीं उस पे। देते। वो असल में क्या होता है कि बच्चे स्टेट्स लर्न कर लेते हैं, जी, जी। तो वो जब लोकेट करते हैं तो वो उन्हीं स्टेट्स वाइज लोकेशंस लिख देते हैं। अब जैसे मान लिया कि वो बिहार में लिख रहा है, तो वो क्या करता है, वो चंपारण छोड़ देता है और बिहार लिख बिहार के, लिख देता है। तो है ना? ये सर ये गलत होता है तरीका। हाँ। उसपे आप जो है पार्टिकुलर प्लेस का लिखिए, बाकी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, स्टेट का नाम भी लिख सकते हैं। और एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, प्री बोर्ड्स में भी हमने कॉपीज में देखा और भी कई बार हमने देखा कि मैपिंग करते टाइम में उनकी एक हैबिट ये नहीं होती कि वो बुलेट्स का यूज करें या सिंबल्स का यूज करें, क्योंकि एनसीईआरटी या सीबीएसई के जो सैंपल पेपर रिलीज होते हैं उसमें भी साफ साफ लिख दिया जाता है कि
आप जियोग्राफी की लोकेशन से, हिस्ट्री में तो 2 लोकेशन आएगी, ए एंड बी करके दिया रहेगा, वो ऑलरेडी लोकेटेड होगा, उसमें सिर्फ लेबल करना रहता है। जी। लेकिन जियोग्राफी में जब आपके लोकेशंस आती हैं तो वो लोकेटेड नहीं होती हैं, उनके लिए कुछ क्लूज दे देते हैं और उनको बताया जाता है कि इन्हें एप्रोप्रिएट सिंबल्स का, बुलेट्स का यूज करते हुए और फिर लोकेट करें। जी। अब अगर आप बुलेट्स नहीं यूज कर रहे हैं, मान लिया आपने लोकेशन सारी लगा दी, लेकिन बुलेट्स का मतलब क्या है कि जैसे आपको 3 लोकेशन लोकेट करनी है तो 3 तरह के सिंबल्स चुन लीजिए, कोई भी अपने मन से। आप ट्रायंगल ले लीजिए, आप स्टार ले लीजिए, आप रेक्टेंगल ले लीजिए, सर्कल बना दीजिए और उन बुलेट्स का यूज करके, उन सिंबल्स का यूज करके अपनी लोकेशंस को लोकेट करिए। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी ड्रॉबैक नहीं रह जाएगा। अगर एग्जामिनर आपके मार्क्स काटना भी चाहे तो कोई पॉइंट उसे उसके पास नहीं है मार्क्स काटने के। अच्छा, अगर आप बुलेट्स नहीं लगाते हैं तो एग्जामिनर अगर स्ट्रिक्ट है और वो मार्क्स काटने पर आ जाएगा तो वो 1 पॉइंट ढूंढ लेगा कि इसने बुलेट्स का यूज नहीं किया, सिंबल्स का यूज नहीं किया। जी। तो अगर आप टॉपर्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो जहां तक मुझे लगता है आपको एक भी गलती नहीं करनी चाहिए। बुलेट्स का यूज करिए, प्रॉपर पॉइंट वाइज आंसर्स फ्रेम करिए। शॉर्ट आंसर्स आपके, जैसा सर ने बताया, 4 to 5 पॉइंट्स बहुत होते हैं, या अगर आप 3 पॉइंट्स भी लिखेंगे तब भी आपके पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स के आते हैं। 3 पॉइंट्स अगर पिन पॉइंटेड पॉइंट्स हैं, वो 3 पॉइंट्स में पूरा आंसर मिल रहा है तो आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर लिखते टाइम में मिनिमम 5 पॉइंट्स का यूज करिए, मैक्सिमम 7-8 पॉइंट लिख सकते हैं। क्यों सर? मैक्सिमम सर ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट तक जाइए, मैक्सिमम करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि है। टाइम लिमिट टाइम होती है। मैनेजमेंट भी आपको करना होता है और कोशिश ये करिए कि जैसे लॉन्ग आंसर आप लिख रहे हैं, तो 1 पेज में आप उसको आंसर कंप्लीट कर लीजिए। जी जी, बहुत कोशिश ये बड़ा लिखने करिए, की आवश्यकता बहुत नहीं बड़ा है। लिखने की आवश्यकता नहीं है और अट्रैक्टिव होना चाहिए, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस राइटिंग चीज़ को अच्छी हो। ध्यान रखें कि राइटिंग अच्छी रखें, बहुत ज़्यादा उसमें राइटिंग को ओवरराइट मत करें, कटिंग ज़्यादा ना करें, इस चीज़ को ध्यान रखें और पॉइंट्स में आप आंसर लिखेंगे तो बेहतर एग्ज़ामिनर को भी समझ में आ जाता है और फिर वो आपको बेहतर मार्किंग करता है। अगर ये स्टूडेंट्स आंसर्स लिखते टाइम, जैसे मान लिया वो लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, अगर बीच में फ्लो चार्ट्स का यूज करते हैं जी, जी। आंसर को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए, तो क्या फ्लो चार्ट एडिशनल मार्क्स दिलाने में इनकी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल सर कर सकता है, फ्लो चार्ट अगर आप दे रहे हैं, तो वो आपकी क्रिएटिविटी उसमें थोड़ा-सा नज़र आती है और टीचर देखता है कि बच्चा क्रिएटिव है। हम्म। तो इसको कंसीडर करता है और आपका आंसर अगर फ्लो चार्ट से ही आ जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। ये खुस खास करके ये बड़े आंसरों में बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये आप 3 मार्क्स में अप्लाई कर सकते हैं और बड़े में भी कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी देना होता है आंसर को। तो इसलिए उसमें ज़्यादा बचें उससे। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट उस पे ना ध्यान दें। जी जी। एक बात और कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप आंसर लिखते हैं, आंसर लिखते टाइम में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग से बचिए। पैराग्राफ राइटिंग बोरिंग होती है, बिल्कुल सर। देखने में भी बोरिंग होती है, पढ़ने में भी बोरिंग होती है और ये इफेक्टिव और अट्रैक्टिव नहीं लगती। आप पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट्स में अगर आप तोड़कर लिखते हैं और फिर अगर आप टॉपर्स की कॉपीज को देखेंगे, बहुत सारी कॉपीज टॉपर्स की आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, आप पाएंगे कि उनके आंसर्स बहुत लेंदी नहीं है, उनके आंसर पिन पॉइंटेड हैं, छोटे हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं। रीजन क्या है कि उन्होंने अपने आंसर को कुछ पॉइंट्स में तोड़कर और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। दूसरी चीज ये है कि वो जब आंसर लिखते हैं, जैसे आपने कोई आंसर लिखा तो उसके बीच में अगर आप कोई डेट मेंशन कर रहे हैं, किसी का नाम मेंशन कर रहे हैं, कोई बुक मेंशन कर रहे हैं, कोई कोटेशन मेंशन कर रहे हैं, तो इन चीजों को मेंशन करते टाइम में आंसर कंप्लीट करने के बाद अपनी ब्लैक पेन उठाइए और उनके नीचे अंडरलाइन कर अंडरलाइंस दीजिए। बना दीजिए। वो उन चीजों को हाईलाइट कर देते हैं और आंसर आपका और ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर मत पढ़िए। आप, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपने एनसीईआरटी रीड किया है और अच्छी तरह रीड कर रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए और अपने जो भी आपका आंसर आप लिखना चाहते हैं उसे अच्छी तरह रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। कई कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत अच्छा जानते हैं, उनके पास ओरल उसके आंसर बहुत अच्छे होते हैं, जी, बिल्कुल। लेकिन मार्क्स नहीं आते। उसके पीछे रीजन सर ज्यादातर क्या होता है? उसके पीछे रीज़न सर यही होता है कि बच्चा क्वेश्चन देके कई बार तो घबरा जाता है जी और जी। उसके समझ नहीं आता है हम करें क्या?
जनरली उसको करना क्या चाहिए कि जब क्लास में जिस टाइम पढ़ा है उसको, एनसीईआरटी को पढ़ा है, क्लास में टीचर ने लेक्चर दिया होगा, लिखाया होगा, तो उस चीज़ को ध्यान में उसको थोड़ा-सा क्वेश्चन पे जब देखे फिर उसको ध्यान मनन करना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था उसको, उस समय। फिर ध्यान में रखते हुए फिर उस चीज़ों को आंसर राइटिंग वो स्टार्ट करे। जी। तो बेहतर तरीके से लिख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल, आपको आंसर लिखने से पहले कूल माइंड होकर और अच्छी तरह से सोचना है कि मुझे आंसर कैसे लिखना चाहिए। बिल्कुल सर। बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन से बचिए। ऐसे पॉइंट्स को मत लीजिए जिनको आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका टाइम लॉस होगा और साथ-साथ वो आंसर बोरिंग हो जाएगा। दूसरी तरफ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस अभी सीबीएसई ने अपना सर्कुलर रिलीज़ करके जारी किया था। उसमें सीबीएसई ने बताया कि इस जी बार के सर। जैसा कि अभी देखा गया है कि सीबीएसई ने अपना एक सर्कुलर जारी करके बताया है कि नए पैटर्न वाले क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट्स को एक बात का विशेष ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है कि कोई भी सेक्शन का क्वेश्चन किसी दूसरे सेक्शन में नहीं करना है। जैसे एबीसीडी आपके 4 सेक्शन आएँगे, जी, जी। अलग-अलग सब्जेक्ट्स के होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन सिविक्स में या सिविक्स का कोई क्वेश्चन हिस्ट्री में, इस तरह का इंटरचेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें स्ट्रिक्टली बता दिया गया है कि अगर स्टूडेंट्स ने कहीं भी क्वेश्चन मिक्स करने की कोशिश की, उनके मार्क्स काट लिए जाएँगे, वो चाहे इतना सही आंसर हो। बिल्कुल सर, जो गाइडलाइन है सीबीएसई की उसको फ़ॉलो करेंगे सारे बच्चे, इस चीज़ को श्योर करें और जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी अपने बच्चों को इस चीज़ को जानकारी उपलब्ध कराएँ क्लास में, ताकि बच्चे मोस्टली बच्चे प्री बोर्ड में जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो वो पैटर्न को समझ ही चुके हैं और ध्यान रखना है कि उसको फ़ॉलो करना है। जी, बिल्कुल भी आप ये गलती नहीं करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन बाद में लिखना है, उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस छोड़ दीजिए। उस स्पेस के लिए कोई नंबर नहीं कटने वाला है। लेकिन अगर आपने मिक्स कर दिया, उसके आंसर सही होने के बाद भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो सीबीएसई ने पहले ही कह दिया है कि अगर क्वेश्चन एक से दूसरे सेक्शन में गया, तो उसके मार्क्स भी चले जाएँगे। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। ऐसे ही अगर आपको कोई और डाउट्स हों, बिल्कुल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उस पर नई वीडियोज़ डाली जाएँगी और आप अपनी तैयारी ऐसे लगातार करते रहिए और हम आपके साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करते रहेंगे और आप सभी थैंक को शुभ रात्रि। सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि थैंक आज यू सर सो ने मच सर। अपना कीमती समय दिया हमारे स्टूडेंट्स के लिए और आई होप आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा सर जो है आप प्रयास करते रहिए, बच्चे आपके अच्छे मार्क्स गेन करेंगे बिल्कुल, नो और डाउट सर। यही शुभकामना है हमारी तरफ से। थैंक यू सर। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट, गुड बाय और जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ और आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।